10th का मैथमेटिक्स में रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, पाठ 25। ये क्वेश्चन की पंक्ति जो है, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। काम इसका साबित करे कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें काम आएगा। क्वेश्चन है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक पहले देखो, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस पंक्ति का मुख्य रूप से अर्थ समझना है। यहाँ तक का अर्थ समझना आसान हो जाता है। किसी भी भाज्य संख्या का हम गुणनखंड दो ढंग से कर सकते हैं। पहला, जैसे मान लो कोई भाज्य संख्या है 20, भाज्य संख्या है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। इसका गुणनखंड हम लोग कितने ढंग से लिख सकते हैं? तो दो ढंग से लिख सकते हैं। जैसे 10 गुना 20, यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या हो गया, अ से अभाज्य, 100 से संख्या। 10 क्या हुआ? ये भाज्य संख्या हो गया। तो ये भाज्य संख्या का गुणनखंड 10 गुने 2, 10 गुनी 20, 10 भाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, इस रूप में लिख सकते हैं। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 4, 5 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है। ये भी गुणनखंड सही है, ये भी सही है। इसके बाद लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 5 20। ये कैसा गुणनखंड है 20 का? तो इसमें प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या लोगे तो अंत में उसका एक ऐसा गुणनखंड प्राप्त होगा जिस गुणनखंड का प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या होगा। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। 20 को हम लोग इस ढंग से तो लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य। यहाँ पर 10 भाज्य संख्या है, 2 अभाज्य। लेकिन 20 का यह कैसा गुणनखंड है? यह ऐसा गुणनखंड है जिस गुणनखंड का प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो ये जो यहाँ तक चिन्ह हमारा हुआ है, यहाँ तक का अर्थ हुआ, कोई भी भाज्य संख्या लोगे तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी, अगर मान लो 45 लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है, यानी इसका ऐसा गुणनखंड जिसका प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो। तो लिख सकते हैं 3 या 9, 5 से 45। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो जिस संख्या का, जिस गिनती की संख्या का या नेचुरल नंबर का या धनात्मक संख्या का गुणनखंड निकालना हो, तो ऐसा गुणनखंड जिसका प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या हो, तो इस तरह के गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। समझ गया? चलो लेते हैं, मान लो 130, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो तरीका है 130 लिखो, 2 से भाग लगेगा, 65 दूनी 130, इसमें 5 से भाग लगेगा, 13 पंचे 65, इसमें 13 से भाग लगेगा 1। तो साइड वाला सब जो है ना, जिससे भाग देते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ है एक, तो सब में गुना रहता है ना। ये संख्या देखो, लिख सकते हैं 130 बराबर 2 गुने 5, 2 पंचे 10 गुने 13, 2 पंचे 10 और 13 को गुना करेंगे 130। 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है।
तो किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी उदाहरण लोगे, 420 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 और 420 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो कैसे निकालोगे? तो 420 में सबसे पहले 2 से भाग दो, लग गया 21 दूनी 42, 210, फिर 2 से भाग दो 105, अब 3 से लगेगा 35 या 105, अब 5 से 2, 5 सत्ते 35, अब 7 से 2, 7 एकम 7, 1 आ जाए तब छोड़ देना है। अब 1 तो सब में गुना रहता है, ये अंक देखो तो 420 का अर्थ 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो देख लो इसमें 420 का ये कैसा गुणनखंड है, तो ध्यान से देखो। 2 अभाज्य हो गया, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या का प्रत्येक गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हो, ऐसे गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो निष्कर्ष यह है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर का, गिनती की संख्या का गुणनखंड हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गया। जो भी बतलाए हैं, देखो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये सब भाज्य संख्याएं हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए, बतलाए तो इसको समझ गया। अब अगली पंक्ति क्या है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसको समझने से पहले एक दूसरी बात को समझो। ये 3 शब्द है, तीनों का एक ही अर्थ होता है, अद्वितीय, अभूतपूर्व, ऐतिहासिक। इसका अर्थ होता है जिसका दुनिया में कोई जोड़ा नहीं हो, उसको अद्वितीय कहते हैं। अब ताजमहल जैसा कोई दूसरा ताजमहल है, पृथ्वी पर नहीं है, तो ताजमहल को हम लोग अद्वितीय कहेंगे। कुतुब मीनार जैसा कोई कुतुब मीनार नहीं है, दूसरा दुनिया में नहीं न है, तो कुतुब मीनार को अद्वितीय कहेंगे। पृथ्वी पर एक एक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है ना। कोई किसी से चेहरा में मिल जाए, सब कुछ में मिलते हुए इसके अंगूठा का छाप नहीं ही मिलता है। तो जो दुनिया में अकेले है उसको हम लोग अद्वितीय कहेंगे। तो अद्वितीय जिसका कोई जोड़ा नहीं हो, सीधी सी बात है। अभूतपूर्व यानी इससे पहले कभी न देखा गया हो, तो अद्वितीय को अभूतपूर्व भी कहते हैं। कहेंगे ताजमहल अभूतपूर्व कीर्ति है। कीर्ति मतलब संरचना है। तो निष्कर्ष यह है, गणित में इसका उपयोग होगा। तो अद्वितीय का अर्थ ये हुआ जिसका कोई जोड़ा ही नहीं हो दुनिया में, अपने आप में अजूबा हो, उसे अद्वितीय कहेंगे। अब देखो गणित की दुनिया में कैसे प्रयोग होता है। तो लोग ABCD सीखा होगा, A से लेकर के Z तक। तो हम लोग कैसे सीखते हैं? A के बाद B, C, D, इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, X, Y, Z। ये ABCD हुआ न जी। यह एक क्रम है, A के बाद B ही लिखेंगे। जब किसी को सिखाओगे तो ये भी ABCD है।
या ऐसे भी तो हम लोग सिखा सकते हैं ए एक्स के, यानी 26 अक्षर लिख दो, उल्टा पुल्टा होगा तो ABCD ही, मतलब जो अक्षर छूट रहा है सबको भरते जाओ। इस तरह 26 अक्षर अलग अलग पूरा कर दो। अंत में मान लो जेडे रखते हैं तो एक ये है जो लगातार लिखा गया है, पहला के बाद दूसरा कौन होगा, दूसरा के बाद तीसरा सी ही होगा, सी के आगे डी ही होगा, अंत में जेड होगा। तो एक ये क्रम है। दूसरा ए लिखे हैं तो एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD में कैमा अक्षर है, 24वां अक्षर है एक्स, 24, 25, 26 है ना। तो पहला अक्षर लिखे, या मान लो हम लोग ऐसे भी शुरू कर सकते हैं जेड वाई एक्स, उल्टा लिखो तो अंत में ए आ जाएगा। बी से शुरू करेंगे, ए को आगे कर दिए तो ABCD EF। तो इस तरह से हम लोग 26 अक्षर है तो कई बार इसको लिख सकते हैं आगे पीछे करके, तो पर भी एक क्रम बनता है। क्रम मतलब एक ओर से सब अक्षर आ गया है ना। एक छोटा उदाहरण देखो, कहेगा लगातार गिनती की संख्या 6 को लिखे, यानी 6 गिनती की संख्या को लिखना है लगातार। तो इसका अर्थ है लगातार गिनती की संख्या को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये गिनती की प्रथम 6 संख्याओं का एक क्रम है। कैसा क्रम है तो व्यवस्थित क्रम है, यानी 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 ही आना चाहिए, है ना, आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको हम लोग अनेक ढंग से क्रम बना करके लिख सकते हैं। जैसे उलट दो तो होगा 6 5 4 3 2 1, गिनती की 6 संख्याओं का यह भी एक क्रम है। अगर लिखेंगे 2 1 4 3 5 6, यही 6 संख्या को हम लोग बार बार लिख रहे हैं, लेकिन क्रम बदल रहा है। पहला 1 से शुरू होता है 6 तक, दूसरा 6 से शुरू होता है 1 तक आते हैं, तीसरा 2 से शुरू होता है, 6 प्रकार की संख्या है। तो हम लोग कई क्रम बना सकते हैं, लेकिन असली क्रम जो है ये है ना, जो बढ़ते हुए क्रम में है। तो असली क्रम, ओरिजिनल क्रम ये है 6 लगातार गिनती की संख्या को लिखे। क्वेश्चन में रहेगा 6 लगातार, लगातार का अर्थ हुआ 1 के बाद 2 ही आएगा, 3 नहीं लिखेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, अंत में 6। ये बढ़ता हुआ क्रम है, व्यवस्थित है बढ़ते हुए क्रम में, इसी का नाम हो जाएगा अद्वितीय क्रम। समझा। बाकी जो भी लिखे हैं इस सब को छोड़ करके ये भी 6 संख्याओं का क्रम है, लेकिन यह क्रम व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित बढ़ते हुए क्रम में ये लिखा गया है तो इसको कहेंगे व्यवस्थित क्रम। तो इसी का नाम है अद्वितीय क्रम। समझा। तो अब इस प्रश्न पर आओगे। इस प्रश्न में पंक्ति है, ये यहाँ से जो भी लिखा है उसी को हम लिखे हैं। दिया है किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो कोई यहीं तक सोचना है, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे मान लो कोई संख्या है अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग लेते हैं मान लो 30 भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 6 पंचे 30। ये एक व्यवस्थित क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में, पहले 2 तब 3 तब 5। तो ये हो गया तुमको अद्वितीय, यानी भाज्य संख्या का अद्वितीय गुणनखंड कहेंगे, क्योंकि एक क्रम में है।
बढ़ते हुए क्रम में या व्यवस्थित क्रम में। तो ये हो गया अभाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या 30 का समझा बात को। एक क्रम में है तो ये भाज्य संख्या का अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है। लेकिन कैसा गुणनखंड है? तो अद्वितीय है, अपने आप में इसका जोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह बढ़ते हुए क्रम में है। इस क्रम को छोड़ करके दूसरा क्रम भी हम लोग बना सकते हैं। पुनः 30 का अन्य क्रम, 30 के अभाज्य गुणनखंड का देखो 30 के अभाज्य गुणनखंड का अन्य क्रम यानी दूसरे प्रकार का, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पंचे 15 गुने 30। एक ये भी तो क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, न घटते हुए क्रम में है। फिर लिख सकते हैं 30 का 2 पंचे 10 तिया 30, ये भी एक क्रम है, लिख सकते हैं नहीं से। लेकिन ये कैसा क्रम है? ये व्यवस्थित क्रम है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो इस तरह के क्रम को कहेंगे अद्वितीय। समझ गया? 30 के गुणनखंड का यह भी क्रम है। इस क्रम में पहले 3 आया है 2 के बदले, फिर 5, फिर 2, उल्टा पुल्टा है। इसको अद्वितीय गुणनखंड नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये समझना है अद्वितीय गुणनखंड यानी बढ़ते हुए क्रम में है, व्यवस्थित है, इसको कहेंगे भाज्य संख्या का। ये अभाज्य गुणनखंड है, प्रत्येक संख्या अभाज्य है, लेकिन इसी का नाम है अद्वितीय क्रम। ऐसा क्रम दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्रम तो और यहाँ बनाए, पहले 2 है, यहाँ पहले 3 आ गया, दूसरे में पहले 2 है, इसमें भी है, लेकिन 2 के आगे 3 आना चाहिए, यहाँ 5 आ गया। तो कई क्रम बनता है, लेकिन यह क्रम अपने आप में अद्वितीय है। समझा? इस कथन को उदाहरण के द्वारा व्यक्त करना था, बतला दिए। बात है छोटी, लेकिन आगे चल करके बड़ी बात कैसे बनती है तो इसी में फिर बतलाएंगे T1 T2 T3 करके अगले पार्ट में। तो अद्वितीय क्रम का अर्थ समझना था। कोई कहेगा 25 का या मान लो 100 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, जिसका क्रम अद्वितीय होना चाहिए। तो इसका मतलब जब ये कहेगा अद्वितीय तो अभाज्य के रूप में 100 में पहले ऐसे करके भाग दो, 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, अंत में फिर 5 से लगेगा। तो पहले आया 2, फिर आया 2, फिर आया 5, फिर आया 5। ये हो गया अद्वितीय क्रम। इसी को लिख दोगे 100 बराबर 2 पंचे 10 दूनी 20 पंचे 100। क्रम तो ये भी है, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, ये अद्वितीय क्रम नहीं होगा। तो समझ गया ना? किसी भी भाज्य संख्या का अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड है, ये भी है, ये भी है। तीनों में अद्वितीय कौन है? तो ये है। क्यों है? क्योंकि यह एक व्यवस्थित क्रम में है और बढ़ते हुए क्रम में है। तो बात को पकड़ लेगा, आगे जो पढ़ाएंगे। तो तुम लोग इतना को उतार लो और ये पाठ समाप्त हुआ।